गांव में नीरज नाम की एक लड़की रहती थी। नीरज की माँ नहीं थी और पिता बहुत गरीब थे। पिताजी आ गए? क्या आज कोई काम मिला? नहीं बेटा, मुझे आज कोई भी काम नहीं मिला। पिताजी, आप सुबह से भूखे होंगे। मैं रमेश चाचा की रसोई से कुछ खाने को ले आती हूँ। नीरज संयुक्त परिवार में रहती थी। उसके चाचा चाची और बुआ भी उसी घर में रहते थे। नीरज जब अपनी चाची की रसोई में गई तो चाची ने उसे देख लिया। क्या ढूंढ रही हो? गौरी चाची, पिताजी भूखे हैं, क्या मैं थोड़ी सब्जी ले जाऊं? नहीं, अभी कुछ देर पहले ही तो तुम अपने खाने के लिए सब्जी लेकर गई थी। तुम्हारे चाचा भी आ रहे होंगे, वो क्या खाएंगे? बार बार यहीं चली आती हो। यहाँ क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? पूरे घर का ठेका तुम्हारे चाचा ने ही उठा रखा है। बीमार बहन, नकारा भाई, सब मेरे पति के पीछे ही पड़े हैं। भागो यहाँ से, नहीं है सब्जी। नीरज, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? राधा बुआ, मैं गौरी चाची की रसोई में पिताजी के लिए सब्जी लेने गई थी। चाची ने मुझे इतनी बातें सुना डाली। तुम भैया के लिए मेरा खाना ले जाओ, मैंने नहीं खाया है, ऐसे ही रखा हुआ है। मेरा पेट ठीक नहीं है, इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। कुछ देर बाद नीरज के चाचा रमेश घर लौटे। जब वे खाना खा रहे थे तो गौरी उनसे बोली, तुम्हारी भतीजी ने तो नाक में दम कर रखा है। कभी सब्जी, कभी आटा, कभी चावल, सब हमारी रसोई से ही ले जाती है। जब तुम्हारी बहन राधा मर जाए ना, तो नीरज और उसके पिता को भी घर से बाहर निकालो। इन गरीबों के बस की बात नहीं है कि कोर्ट कचहरी करके हमारा कुछ बिगाड़ लें। लेकिन क्या पता राधा कब दुनिया छोड़े। तुम्ही ने तो उनकी उम्र बढ़ाई है। खाना पीना दवा बंद करवा दो, ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। गौरी ने राधा का खाना पीना लगभग बंद कर दिया। न उसे टाइम से रोटी देती और न पानी। राधा कुछ ही दिनों में चल बसी। नीरज को अपनी बुआ के चले जाने पर बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन रमेश ने नीरज के पिता से कहा, सुनो किसान भाई, तुम अपना सामान बांध लो, हम इस घर में किराएदार रख रहे हैं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। इज्जत से चले जाओ तो ठीक है, वरना धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। नीरज के पिता डर गए। उन्होंने घर खाली कर दिया। ये लो नीरज, इस बैग में तेरी प्यारी स्वर्गवासी राधा बुआ के कपड़े हैं, ले जा, तेरे काम आएंगे। वैसे भी तुझ भिखारिन को कभी अच्छे कपड़े पहनने को मिलने नहीं वाले। अब चल, फूट ले यहाँ से। नीरज को एक धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी। नीरज ने राधा बुआ के बैग से कपड़े निकालकर देखे। उसे बैग में एक सोने का हार मिला। पिताजी, ये देखिए, सोने का हार। बैग में एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था, ये कोई साधारण हार नहीं है। इसे पहनने वाला दूसरों को जो भी आदेश देगा, दूसरा उसे मानेगा। पिताजी, यह हार साधारण हो ना हो, लेकिन है तो सोने का ही। इसे बेचकर हम घर खरीद सकते हैं। इसे अभी बेचना ठीक नहीं, ये मेरी बहन की निशानी है। मैं इसे गिरवी रखकर कुछ काम धंधा शुरू कर देता हूँ। नीरज के पिता ने हाथ गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए और एक मिठाई की दुकान खोली। नीरज भी काम में अपने पिता का पूरा हाथ बटाती। कुछ दिनों में उनका धंधा अच्छा चलने लगा। नीरज के पिता ने उधार लिए पैसे लौटाकर हार वापस ले लिया और एक घर भी खरीद लिया। नीरज की चाची गौरी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो उसने नीरज की मिठाई की दुकान देखी। गांव वालों से पूछताछ करने पर गौरी को पता लगा कि नीरज के पिता ने एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया है। रात में जब रमेश घर लौटा
तो गौरी उससे बोली, ये नीरज के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कोई डाका वाका तो नहीं डाल लिया बाप बेटी ने? दिवाली आने वाली है। दिवाली वाले दिन हम दोनों मिठाई लेकर उनके घर चलेंगे और उनकी अमीरी का राज पता लगाएंगे। दिवाली वाले दिन रमेश और गौरी नीरज के घर पहुँचे। लो भैया किशन, हम दिवाली की मिठाई लेकर आए हैं। हमारे बीच जो भी हुआ, लेकिन हो तो तुम हमारे भाई। नीरज और नीरज के पिता ने पुरानी बातें भूलकर गौरी और रमेश को पूरा सम्मान दिया। लौटते वक्त रमेश और गौरी उनके घर के पीछे छुप गए। वो नीरज और नीरज के पिताजी की बातें सुनने लगे। पिताजी, आज हम जो भी हैं राधा बुआ के इस हार की वजह से हैं। जब नीरज और नीरज के पिता सो गए तो गौरी और रमेश ने हार और पर्ची चुरा ली। वो हार लेकर अपने घर पहुँचे। ये कोई साधारण हार नहीं है। इसे पहनने वाला दूसरों को जो भी आदेश देगा, दूसरे उसे मानेंगे। अरे वाह, मजा ही आ गया। अब देखो मैं इस हार से क्या क्या काम करती हूँ। गौरी हार पहनती है और गांव में जाती है। काका, अपनी सारी भैंसें हमें दे दो। काका के ऊपर हार का तुरंत असर हुआ और उन्होंने गौरी को सारी भैंस दे दी। गौरव, अपने घर में रखे सारे पैसे मुझे लाकर दे दो। इस तरह गौरी ने हार का गलत फायदा उठाया और दूसरे घरों की चीजें अपने पास मंगा ली। गौरी, इस तरह दूसरों की संपत्ति मांगना ठीक नहीं है। अब तुम बस भी करो। और कितने लोगों से उनकी चीजें मंगवाओगी? तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम्हें जिंदगी भर गरीब ही रहना है? अरे जब हार हमारे पास है तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं? लेकिन अगर कल को लोगों के ऊपर से हार का असर खत्म हो गया तो पता नहीं क्या होगा। रमेश की बातें सुनकर गौरी को गुस्सा आ गया। वो क्रोध में रमेश से बोली, तुम जैसे डरपोक इंसान को तो डूब मरना चाहिए। इतना क्यों डर रहे हो? गौरी को ध्यान ही नहीं था कि वो जादुई हार पहनकर ये सब बातें कर रही है। गौरी उठकर वहाँ से चली गई और रमेश असलियत में कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पति को मरने का आदेश दे दिया। अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और फिर गौरी भी उसी कुएं में कूदकर मर जाती है।